जो पहला टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट है, और आपको क्या करना है, उसकी सरफेस पे जो चार्ज होगा उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक कंडक्टर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। इसको हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर रखा है, तो पूरी सरफेस पे चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये जो कंडक्टर है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सब लोग जानते हो क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई ए होता है। ठीक है, समझ में आया? अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि ये जो चार्ज कंडक्टर है इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्यों? तो देखो सरफेस पे क्या कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। तो रिपेल करके ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा, और दूर जाने के लिए क्या करेगा? इस सरफेस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा ताकि ये चार्ज दूर दूर चले जाएं। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे ये जो चार्जेज हैं ये एक दूसरे से दूर जाने के लिए सरफेस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, हमको ये कैलकुलेट करना है कि सरफेस पे जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट हम ऐसे करेंगे कि पहले तो ये देखो कि जब भी किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो किसी दूसरे चार्ज या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है। ठीक है, तो इस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा एक एरिया हम कंसिडर कर लेते हैं। इतना इतना एक एरिया हमने कंसिडर कर लिया। मान लो ये एरिया है ds, और इस ds एरिया पे जो चार्ज है वो है dq। हमने सरफेस के ऊपर क्या किया? इतना सा एक एरिया कंसिडर कर लिया, और इस एरिया की जो वैल्यू है वो कितनी है? ds, और इस पे चार्ज कितना है? dq। ठीक है, अब ये जो dq चार्ज होगा इसके ऊपर बाकी का जो चार्ज है ना, वो फोर्स लगाएगा। किसी भी चार्ज पे खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या खुद पे जो चार्ज होता है ना उसकी वजह से फोर्स नहीं लगता। किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है किसी दूसरे चार्ज या किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पे ये जो चार्ज होगा dq, इसके ऊपर बाकी के चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स लगाएगा। समझ में आएगा? तो अगर मैं सिर्फ इतने से पोर्शन पे पहले फोर्स कैलकुलेट कर लूँ कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इतने से पोर्शन के ऊपर लग रहा है, तो उतना ही फोर्स फिर बाकी सरफेस के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमको एक जनरल फॉर्मूला चाहिए, है ना? हमको एक जनरल फॉर्मूला चाहिए कि यहाँ पे जो एक तरह से ये dq चार्ज हमने कंसिडर किया है इस पर कितना फोर्स लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी की सरफेस के लिए भी डिफाइन करेंगे। अब जैसा कि हमने बात की कि यहाँ पे जो चार्ज है उस पर बाकी के चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। बाकी के चार्ज कौन सा? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा चार्ज है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये वाला, है ना, ये वाला चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो स्मॉल dq चार्ज है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है E1, और बाकी का जो चार्ज है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है E2। अब dq चार्ज के ऊपर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, इस वाले पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना उसकी वजह से फोर्स लगेगा। अब मान लो कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे सरफेस के जस्ट पास में एक पॉइंट ले लिया। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आउटवर्ड, इसको हमने नाम दे दिया E1। ठीक है, और ये जो बाकी का चार्ज है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E2, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड। पॉइंट इधर है ना, तो इधर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे E1 और E2 ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, कोई भी चार्ज कंडक्टर होता है ना, तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका पूरा डेरिवेशन हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखो कि अगर किसी भी कंडक्टर को हमने चार्ज कर रखा है और उस कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उस कंडक्टर की सरफेस पे या सरफेस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे जो कि सरफेस के जस्ट पास में है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होना चाहिए? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का सम है। यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, E1 प्लस E2, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर आएगा ये किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे इतने से पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1, बाकी के पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2, टोटल जो सरफेस हो गई उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ E1 प्लस E2, और वो किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। समझ में आई क्या बात। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको E1 E2 की टर्म्स में लिख दिया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या लिखा, E1 प्लस E2, और वो किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है वैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं इसके अंदर, है ना। अब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इतना सा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये होगी आउटवर्ड डायरेक्शन E1। और जो बाकी का ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड, ऊपर की तरफ। अच्छा ऊपर की तरफ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इतना इतना पोर्शन, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ इतना सा पोर्शन बचेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये बात समझ में आई क्या, अरे बोलो। अगर मैं इस पूरी सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, एक पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, और तीसरा ये वाला, तो इस वाली सरफेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस वाली सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और दोनों आपस में कैंसिल। तो सिर्फ इतने से चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे मिलेगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे E1 और E2 क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब कोई भी चार्ज कंडक्टर हो हमेशा उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कोई भी कंडक्टर हो उसको चार्ज करोगे तो चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, उसकी आउटर सरफेस पे होगा, और उसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, E1 और E2 इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को कैंसिल कर दे, और तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तभी ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो सकता है। यानी कि हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2 इक्वल टू जीरो। माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। यानी कि E1 बराबर हो गया E2 के। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक ये है एक ये है। अब इन दोनों इक्वेशन से हम E2 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें DQ चार्ज के ऊपर इस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये बाकी का चार्ज प्रोड्यूस करेगा उसकी वजह से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है। तो क्या करना होगा, E2 कैलकुलेट करने के लिए जो E1 है ना यहाँ पे, उसको हम E2 लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको क्या लिख सकते हो, 2E2। E1 की जगह क्या लिख दिया, E2, क्योंकि E1 E2 बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ E2 क्या आएगा, E2 आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इस बाकी के पोर्शन की वजह से, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये बताओ कि इतना जो पोर्शन है इस पे चार्ज कितना है, DQ, इस पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, E2। तो किसी भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू Q इंटू E। यहाँ पे इस स्मॉल पोर्शन पे फोर्स लग रहा है इसलिए इसको मैं DF लिख देता हूँ। चार्ज कितना है DQ और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2। ये स्टेप समझ में आई। फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किस पे लग रहा है, इस इतने से एलिमेंट पे, इतने से एरिया एलिमेंट पे जिस पे चार्ज है DQ। तो चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो DF इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, DQ की जगह क्या लिख सकते हो, अगर आप सिग्मा की टर्म्स में लिखना चाह रहे हो ना, तो एक चीज़ देखो, इतना सा जो पोर्शन है उस पर चार्ज है DQ, एरिया है DS। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सरफेस की सिग्मा है तो सिग्मा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q मतलब चार्ज, तो चार्ज कितना है DQ, चार्ज कितना है यहाँ पे DQ, और A मतलब एरिया, तो ये एरिया कितना है DS। तो सिग्मा को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जो DQ है उसे सिग्मा की टर्म्स में क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू DS लिख सकते हो। हम ये मान के चल रहे हैं कि सरफेस पे जो चार्ज है, यानी कि इस पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है DQ है, एरिया कितना है DS है। तो ये जो एक तरह से DQ अपॉन DS है इसको हम सिग्मा बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा DQ की,
यानी सिग्मा इंटू डी एस लिख सकते हो इसको। किसको लिखा हमने सिग्मा इंटू डी एस, डी क्यू को। और ई टू की जगह क्या पुट करोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया क्या? तो डी एफ की वैल्यू क्या आएगी, डी एफ इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। ये चीज़ समझ में आई? यानी कि जो डी एस एरिया होगा सरफेस का, चार्ज कंडक्टर की सरफेस का कोई अगर डी एस एरिया है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा डी एफ, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस के बराबर होगा। आया समझ में? एक और चीज़ यहाँ पे, अगर हम पूरी सरफेस पे लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा, तो पूरी सरफेस का एरिया ले लो। इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। पूरी सरफेस का एरिया अगर आप लेते हो यहाँ पे और पुट करते हो तो इससे हमारे पास पूरी सरफेस पे लगने वाला टोटल फोर्स आ जाएगा। जैसे इस पूरी सरफेस का एरिया क्या होगा, तो ये मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ली है तो इसका एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेट फोर्स आ जाएगा जो इस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर लग रहा होगा। ये कौन सा फोर्स है, जो सिर्फ एरिया एलिमेंट डी एस के ऊपर लगेगा। ठीक है। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, अगर मैं इसको डी एफ अपॉन डी एस लिख दूँ, डी एस को इधर लिख दिया, तो फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा। यानी कि ये जो चार्ज कंडक्टर है इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब क्या है कि ये जो चार्ज कंडक्टर है इसकी सरफेस के ऊपर, ये जो चार्ज कंडक्टर है इसकी सरफेस के ऊपर कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? इसी फॉर्मूले को आप इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी लिख सकते हो। क्या लिखना होगा, तो यहाँ से देखो, सिग्मा की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हो, E इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जहाँ पे सिग्मा है ना, वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, E इंटू एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इक्वल्स टू सिग्मा की जगह E इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखा, स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे कैंसिल होगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो। ये तो ये इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या कैलकुलेट किया हमने कि अगर कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो, सिग्मा, तो उस चार्ज कंडक्टर की सरफेस के ऊपर किसी भी पोर्शन पे, जैसे कोई एक छोटा सा पोर्शन हमने कंसिडर किया ds, तो उतने से पोर्शन के ऊपर जो फोर्स लगेगा चार्ज की वजह से, चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करके दूर जाने की कोशिश करेगा, तो ये सरफेस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। ये कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, याद रखना है। ठीक है। अगर इस चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हो, P इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से इस फॉर्मूले को भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिख सकते हो। आपको सिग्मा की जगह क्या लिखना होगा, सिग्मा की जगह आपको पुट करना होगा E इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आया समझ में?